हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल टाइम में। आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आदि के विषय में ब्रीफली अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ये मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है और मैकेनिक्स को हम लोग फिजिक्स का यदि देखें तो इसको 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। मैकेनिक्स का अध्ययन यदि हम लोग करें तो हम लोग इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब, और मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स है स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच एसोसिएटेड विद देयर लो वेलोसिटी। वेलोसिटी यहाँ टाइम के रेफरेंस में बहुत कम है। मैकेनिक्स क्या है? सिस्टमेटिक स्टडी है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का, जो कि वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी की तुलना में बहुत कम है। ऐसे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के विषय में सिस्टमेटिक स्टडी यदि की जाए तो वो मैकेनिक्स के अंतर्गत आती है। तो इसको हम लिख सकते हैं द स्टडी ऑफ object which study of object which associated which have low velocity. Study of object which has low velocity is called mechanics. मैकेनिक्स के अंतर्गत ये हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, इज कॉल्ड मैकेनिक्स। अब इस मैकेनिक्स को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं, स्टैटिक्स, डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स डायनामिक्स में स्टडी ऑफ रेस्ट पार्टिकल। स्टडी ऑफ रेस्ट पार्टिकल हम लोग करते हैं, स्टडी ऑफ रेस्ट पार्टिकल। और डायनामिक्स में स्टडी ऑफ डायनामिक पार्टिकल, स्टडी ऑफ डायनामिक पार्टिकल्स, knowing their motion with knowing the region of their motion, its motion, उसके मोशन के कारण को जानते हुए हम लोग जो यदि गति का अध्ययन करें तो वह डायनामिक्स के अंतर्गत आता है। और काइनेमेटिक्स में हम लोग इसके कारण को नहीं जानते हैं, जानने का, और यह जो स्टडी है वो काइनेमेटिक्स के अंतर्गत आता है। स्टडी ऑफ पार्टिकल, द स्टडी ऑफ डायनामिक पार्टिकल, स्टडी ऑफ डायनामिक पार्टिकल्स without knowing cause of their motion, without knowing cause of its motion। ऐसे पार्टिकल की गति के विषय में अध्ययन करना
बिना उसके कारण को जाने हुए कि किस कारण गति हो रही है, मतलब कि फोर्स को ना ध्यान में रखते हुए यदि हम लोग अध्ययन करें तो वह काइनेमेटिक्स के अंतर्गत आता है। फोर्स और एनर्जी के विषय में अध्ययन यदि हम कर रहे हैं तो वो डायनामिक्स के अंतर्गत आ रहा है। और रेस्ट मोशन ऑफ रेस्ट स्टेट ऑफ पार्टिकल यदि हम लोग देखते हैं तो वो स्टडी जो अगर करते हैं तो वो स्टैटिक्स के अंतर्गत आता है। तो ये मैकेनिक्स के 3 भाग हैं, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। अब आप आते हैं हम लोग पॉइंट मास पे। पॉइंट मास क्या होता है? पॉइंट मास, किस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट मास कहेंगे? व्हेन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की साइज इतनी कम हो, उसके डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम, उसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है उसकी तुलना में उस ऑब्जेक्ट की साइज यदि कम है तो ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास माना जा सकता है या माना जाता है। व्हेन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नेग्लिजिबल, एन ऑब्जेक्ट इज नेग्लिजिबल, किसकी तुलना में? इन कंपेरिजन टू द डिस्टेंस, इन कंपेरिजन टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम, उसके द्वारा जो दूरी चली जा रही है उस दूरी की तुलना में उसकी साइज यदि नेग्लिजिबल हो, देन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट। देन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, मोशन ऑफ क्रिकेट बॉल, मोशन ऑफ क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल का जो मोशन है या बॉल इधर से उधर, क्रिकेट बॉल की जो इसका जो मोशन है वो एक फील्ड में एक तरह से ये पॉइंट मास की तरह होगा। अब आते हैं हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को या उसके पोजीशन को ठीक बताने के लिए हम एक्सिस का प्रयोग करते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होते हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस, उनको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। और उसमें क्लॉक भी एक होता है। तो आइए हम लोग अब जानते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ reference, frame of references, system of coordinate, system or group of coordinate। सिस्टम होता है, सिस्टम और ग्रुप कहा जा सकता है, ग्रुप ऑफ कोऑर्डिनेट्स। सिस्टम और ग्रुप ऑफ कोऑर्डिनेट्स, with respect to them an observer, with respect to them मतलब कि इन कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में, with respect to them an observer can explain an event, can explain an event, किसी इवेंट को एक्सप्लेन करे, इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। अब यहाँ पर 3 टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। एक यदि कहा जाए कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कार्टेशियन फ्रेम ऑफ
references और spherical polar frame of reference, और थर्ड में हम लोग cylindrical frame of reference जानते हैं। यहाँ हम लोग मेन कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के विषय में जानेंगे, जिसमें कि 3 एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई और जेड एक्सिस। ये एक सेंटर जिस तीनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे कट करते हैं, ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड एक्सिस होते हैं। ये जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको माना जाता है, और यदि इस तरह से हम लोग बनाते हैं, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और यदि हम ऐसे इसको बनाते हैं ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये होता है। जनरली हम लोग इसका यूज करते हैं, क्लॉकवाइज फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज हम लोग करते हैं। इसमें एक क्लॉक भी होता है। क्लॉक मीन्स घड़ी, जिसको कि हम घड़ी की सहायता से किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन जानते हैं किसी समय में, कि एक्स एक्सिस वो कितनी दूर है, वाई एक्सिस से कितनी दूर है, या जेड एक्सिस से कितनी दूर है। कोई ऑब्जर्वर इसको यदि किसी क्लॉक की सहायता से ही देखेगा, इसलिए इसमें एक क्लॉक भी होता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 3 एक्सिस एक्स, वाई और जेड होते हैं, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिए जाते हैं, और इनमें एक ऑब्जर्वर को समय का ज्ञान होने के लिए इसमें एक क्लॉक भी होता है। आते हैं हम लोग अब कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन क्या होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट और मोशन का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि रेस्ट या जो मोशन है, ये ऑफ ए पार्टिकल इज रिलेटिव टर्म है। किसी पार्टिकल के रेस्ट में होने का या किसी पार्टिकल के मोशन में होने का मतलब ये है कि हम उसको किसी रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष देखते हैं कि वो उसके सापेक्ष रेस्ट में है या वह उसके सापेक्ष मोशन में है, मतलब ये रिलेटिव टर्म है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन इज़ ए रिलेटिव टर्म। इसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो है कंबाइंड प्रॉपर्टी है। मोशन इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द स्टडी एंड द ऑब्जर्वर और तो मोशन को हम लोग देखते हैं कि मोशन इज कंबाइंड property of the object motion is combined property of the object under study and the observer there is no meaning. It means that implies there is no meaning of rest or motion without the viewer कोई व्यूअर के बगैर यदि हम किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट में होने का या मोशन में होने की बात अगर हम लोग कहते हैं, तो वो इसका कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि रेस्ट और मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज ए रिलेटिव टर्म।
कैसे कह सकते हैं इसको हम लोग यहाँ देखते हैं। मान लेते हैं एक कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसमें कोई पार्टिकल P है, OX, OY, OZ एक्सिस है पार्टिकल P, इसके कोऑर्डिनेट्स X, Y, Z हैं। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, मानते हैं कि इसका पार्टिकल P का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। एज टाइम passes the position of particle P does not change, position of particle P not change। सो इफ़ यदि यहाँ पर एक ऑब्जर्वर हो, मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो उस ऑब्जर्वर के लिए पॉइंट P जो है रेस्ट पोजीशन में होगा। इफ़ देयर इज़ एन ऑब्जर्वर, यदि कोई ऑब्जर्वर है यहाँ पर, तो इस ऑब्जर्वर के लिए पॉइंट P जो है रेस्ट मोशन में होगा। ऑब्जर्वर P कहाँ है? ऑब्जर्वर P भी इस XYZ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, उसके लिए पॉइंट P जो है रेस्ट पोजीशन में होगा। अगर मान लेते हैं कि एक दूसरा ऑब्जर्वर है जो कि एक दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है और वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है, लेट ऑब्जर्वर, यहाँ पर हम लोग इसको माने हैं, ऑब्जर्वर को A से मान लेते हैं, एक A ऑब्जर्वर है क्योंकि यहाँ O मान चुके हैं। अब एक अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस यदि हम लोग देखें, OX डैश, Y डैश, Z डैश, और इसमें कोई ऑब्जर्वर A डैश, वही ऑब्जर्वर या एक अन्य ऑब्जर्वर A डैश है और ये V वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इस ऑब्जर्वर A डैश के लिए यह पार्टिकल P क्या होगा? टाइम भले ही बढ़ रहा हो, एज टाइम पासेज, पोजीशन यहाँ अभी भी वही है, लेकिन इस ऑब्जर्वर A डैश के लिए पार्टिकल P जो है मोशन में होगा। तो हम लोग कह सकते हैं फॉर ऑब्जर्वर A डैश which is in another frame of reference, X dash, Y dash, Z dash moves with velocity V dash with velocity V। अगर V वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, देन हम क्या कह सकते हैं? देन वी से दैट पार्टिकल P इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस X डैश, Y डैश, Z डैश। तो ये कंबाइंड प्रॉपर्टी है, मतलब कि व्यूअर पे भी या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यदि चेंज होता है तो मोशन जो होगा, पोजीशन जो होगी, वो किसी ऑब्जेक्ट की वो चेंज हो सकती है, मतलब कि वो रेस्ट पोजीशन में होते हुए भी मोशन में माना जाएगा। तो ये रिलेटिव टर्म है। अब आते हैं हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? देन we can say that particle P is in motion with respect to frame of reference X dash, Y dash, Z dash। तो यहाँ रिलेटिव टर्म हमको देखने को मिलता है। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यह
रेस्ट पोजीशन पे है, जबकि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये पार्टिकल P किस में है, मोशन में है। तो ये एक रिलेटिव टर्म है। अब आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस हम लोग पहले से भी पढ़ते आए हैं, जानते हैं कि डिस्टेंस क्या है। पाथ ऑफ लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ट्रेवल्ड by an object is called, क्या कहेगा उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, is called distance। तो इसको तो हम लोग पहले से ही जानते आए हैं। ऐसे ये कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट A से B पर यदि जा रहा है तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा लेंथ ऑफ आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी की जो लंबाई है वो क्या होगी? डिस्टेंस होगी। इसी तरह यदि हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन, द मैग्नीट्यूड magnitude of the displacement is डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन, length of the straight line joining the initial to the final position, joining the initial to the final position of object। कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे यही है, यहाँ से इस फिगर में यदि हम लोग डिस्प्लेसमेंट जानना चाहें तो हम एंड इट्स डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, एंड इट्स मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होता है, एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर होता है। तो इसमें यदि हम लोग देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है, इसको ए बी से हम लोग प्रदर्शित करेंगे। ये ए से बी की ओर, और लेंथ स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी वही इसका मैग्नीट्यूड होता है। तो इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे। एक पार्टिकल है जो सेमी सर्किल पर मूव कर रहा है। ऐसे मान लीजिए सेमी सर्किल ए बी है, यहाँ से मूव करते हुए ये बी पर आ गया, तो इसके द्वारा चली गई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करना है। तो डिस्टेंस हम लोग जानते हैं क्या है? डिस्टेंस लेंथ ऑफ, ये मान लेते हैं सी है,
लेंथ ऑफ आर्क ए सी बी, यदि इसका रेडियस मान लेते हैं, यदि r दिया है तब हमको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क ए सी बी, ए से बी पर पहुंचा है तो ये पाई आर होगा, पाई इंटू आर, मीटर सेंटीमीटर जो लिखना चाहें, यूनिट जिसमें ये दिया हो। डिस्प्लेसमेंट यदि अगर कहें डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यहाँ लिखा गया है लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये होगा ए बी, इसका मैग्नीट्यूड होगा ए बी की लंबाई के बराबर, या वेक्टर के रूप में देखें तो हम लोग ए बी, इसका मैग्नीट्यूड होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो ए बी होगा, मतलब कि 2r, और डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम इनिशियल टू, और डायरेक्शन यदि होगा तो होगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, फ्रॉम ए टू बी पॉइंट, फ्रॉम ए से बी पॉइंट की ओर इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये था, एक इसी तरह का और क्वेश्चन लेकर के इसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। एक व्हील है और व्हील में एक पॉइंट जो ग्राउंड के टच में है, व्हील पर एक पॉइंट है जो कि ग्राउंड के टच में है, इनिशियली वो ग्राउंड के टच में है, मान लेते हैं ये ए है, ये पॉइंट ए है, और जब ये व्हील यानी जो चक्का है ये अपने हाफ रिवॉल्यूट होता है, अपने सर्कमफेरेंस का आधा यदि यह चल लेता है अपनी एक्सिस, ये इसका एक्सिस होगा, इस एक्सिस के अलॉन्ग अपने परिधि के आधे के बराबर यह दूरी चल लेता है, यदि पेरीमीटर के या सर्कमफेरेंस कह लें तो उसके इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए। इस पॉइंट ए का जो कि सबसे लोएस्ट पॉइंट पे है ग्राउंड पे, उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो मान लेते हैं ये ऐसे चल रहा है और इसका रेडियस इसका r है, और इसकी ये बाद की पोजीशन है, इसकी ये बाद की पोजीशन है। इस पोजीशन में जब ये आधा चलेगा, अपने सर्कमफेरेंस का आधा चलेगा, तो ये पॉइंट इनिशियल पॉइंट ए ऊपर चला जाएगा, ये मान लेते हैं यहाँ बी है, और ये ए डैश इसकी नई कंडीशन हो गई, और ये बी डैश हो गया, ऊपर वाला पॉइंट नीचे आ गया। इस कंडीशन में इस ए पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बताना है हमको, और यह दूरी कितनी होगी, यह दूरी ए बी डैश, हम लोग देखेंगे कि ए बी डैश होगा पाई आर के बराबर, अपने परिधि का आधा ये चल रहा है, तो ए बी डैश होगा पाई इंटू आर। अब ये डिस्टेंस हमको मालूम है 2r, ये भी डिस्टेंस मालूम हो गया पाई आर, तो ये हमको पता करना है, ये मतलब कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा लेंथ ऑफ ए डैश, लेंथ ऑफ ए डैश। तो ए डैश इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, ए डैश क्या होगा, अंडर रूट पाई आर, ये पाई आर है, पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, आर स्क्वायर कॉमन हो गया, मतलब r बाहर आ गया, पाई स्क्वायर प्लस 4 यूनिट। और एंगल कितना बनाता है, यदि यह फाई एंगल हो तो हम लोग देखते हैं कि tan फाई बराबर 2r बाई बेस, मतलब कि ए बी डैश, यानी 2r बटे पाई आर, आर से आर कैंसिल, tan फाई बराबर 2/पाई। तो इस तरह का ये क्वेश्चन था।
इसमें डिस्प्लेसमेंट पे अब हम लोग टाइप ऑफ मोशन, कौन कौन से मोशन, कितने टाइप के मोशन हैं, इनके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। टाइप ऑफ मोशन। दो बेस पे इन मोशन को हम लोग बांट सकते हैं, एक तो डायमेंशन के बेस पर और एक नेचर ऑफ मोशन के बेस पर। तो टाइप ऑफ मोशन हम लोग, टाइप्स ऑफ मोशन, दो बेस पे इसको हम लोग देख रहे हैं। एक है डायमेंशन के बेस पर और एक है मोशन के नेचर के बेस पर, किस तरह का मोशन का नेचर है। तो ऑन डायमेंशनल बेस यदि हम इसको देखें, ऑन डायमेंशनल बेस, ऑन डायमेंशनल बेसिस पर यदि हम लोग इसको जानना चाहें तो यह जो है तीन तरह का है। वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है? इसमें वन डायमेंशनल मोशन में क्या होता है कि किसी बॉडी का जो मोशन होता है वो इस तरह से होगा कि एक्स, वाई और जेड एक्सिस में से कोई एक एक्सिस टाइम के विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एज टाइम इंक्रीजेज, उसका एक कोऑर्डिनेट जो है चेंज होता है, बाकी दो कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होते हैं इन ए गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस तरह का मोशन जो होता है मोशन इन वन डायमेंशनल कहलाता है। यहाँ मान लेते हैं कि कोई पॉइंट P है, टाइम t1 पर इसका पोजीशन यहाँ पर है और टाइम t2 पर इसका पोजीशन यहाँ P डैश पे पहुँच गया है। इसमें पॉइंट जो है P क्या है, मोशन इन वन डायमेंशन इसका माना जाएगा, क्योंकि इसमें और जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो चेंज यदि नहीं हो रहे हैं तब, यदि और जितने भी कोऑर्डिनेट्स इसके x, y, z, मान लेते हैं P के कोऑर्डिनेट्स x, y, z हैं और इसके P डैश पे इसके कोऑर्डिनेट x डैश y, z है, तब P को हम लोग कहेंगे कि ये मोशन इन वन डायमेंशन है। एज टाइम passes, it's only one coordinate is changed with respect to time in a given frame of reference। किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, केवल इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जिसमें वो है या जिससे भी देख रहे हैं हम लोग, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए यदि उसका एक डायमेंशन चेंज हो रहा है, केवल एक, या तो केवल x या केवल y या केवल z, बाकी दो जो है स्थिर रहें, तो उसका मोशन जो है वन डायमेंशनल मोशन कहलाता है। इस तरह के मोशन में हम लोग देखते हैं कि मोशन या तो x एक्सिस के पैरेलल होगा या y एक्सिस के पैरेलल होगा या z एक्सिस के पैरेलल होगा। जैसे इसमें मोशन x एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल यदि हो तो वो मोशन इन y एक्सिस के पैरेलल होने पर, मतलब इसमें किसी एक एक्सिस के पैरेलल हो सकता है मोशन। यहाँ हम लोग लिखते हैं मोशन, इसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लें कि इफ़ ए बॉडी मूव्स इन सच ए वे, इफ़ ए बॉडी मूव्स in such a way that it's only one coordinate, it's only one coordinate change
with time with respect to a given frame of reference. And if a body moves in such a way that it's only one coordinate change with time with respect to a given frame of reference and other two are constant, other two are constant, और जो दो हैं वो कांस्टेंट होंगे, then its motion is in one dimensional motion. तब उसका मोशन जो होगा वो वन डायमेंशनल मोशन होगा. And such motion is parallel to any one of axis. Such motion is parallel to any one of the axis. मतलब x, y, z में से किसी एक एक्सिस के पैरेलल यदि इस तरह से है, मान लीजिए ये इस तरह से मोशन है, p डैश y एक्सिस के पैरेलल हो गया तो भी ये वन डायमेंशनल होगा, या इस तरह से जेड एक्सिस के पैरेलल हो गया यदि वो, मतलब कि इस पर यहाँ पर हम लोग यहाँ ये बना रहे हैं तो ये प्लेन में हो जा रहा है. यहाँ ऐसे समझ सकते हैं ये p डैश p है और यहाँ p डैश है, केवल x एक्सिस में इसका है. इसी तरह से यहाँ पर अगर y एक्सिस में देखें तो ये p है, यहाँ p डैश, ये टाइम t1 पर यहाँ है, टाइम t2 पर है. इसी तरह ये टाइम t1 पर यहाँ है, यहाँ टाइम t2 पर है. ये y एक्सिस के पैरेलल हो गया, मतलब y एक्सिस के अलॉन्ग हो गया. और इसी तरह से इसमें यदि यह z एक्सिस के अलॉन्ग है, बाकी शेष कोऑर्डिनेट्स नहीं चेंज हो रहे हैं, शेष दो, ये इस तरह से यदि OX, OY, OZ, इसमें यह मान लेते हैं P1 है, ये P2, P1 पोजीशन, P2 पोजीशन, एट टाइम T1 पर या P1 पर है, एट टाइम T2 पर या P2 पर है. Z एक्सिस के लॉन्ग है, इसलिए ये भी वन डायमेंशन होगा. मोशन इन वन डायमेंशनल मोशन, या रेक्टिलिनियर मोशन भी इसको कहते हैं हम लोग, वन डायमेंशनल मोशन. अब आते हैं टू डायमेंशनल मोशन पे. क्या होता है टू डायमेंशनल मोशन? जैसे इसमें हम लोग कह सकते हैं, इसका एग्जांपल मोशन इन वन डायमेंशन का एग्जांपल यदि किया जाए तो यदि हम किसी गेंद को फेंकते हैं ऊपर की ओर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा. या कोई गेंद वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रही हो तो ये भी मोशन इन वन डायमेंशन हो जाएगा. टू डायमेंशनल मोशन क्या है? एनी टू कोऑर्डिनेट्स आर चेंजेज, एनी टू कोऑर्डिनेट्स चेंज, कोई दो कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं. जैसे x, y, z तीन कोऑर्डिनेट हैं, तो इसमें या तो x, y चेंज होगा, या y, z चेंज होगा, या z x चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं मोशन इन टू डायमेंशन. इसमें क्या होगा कि कोई भी पार्टिकल एक प्लेन में मूव करेगा, एक प्लेन में गति, उसकी गति जो है एक प्लेन में होगी, उसका मोशन एक प्लेन में होता है. जैसे OX, OY, OZ यदि तीन एक्सिस है और यहाँ पर कोई x, y और ये z कोऑर्डिनेट है पॉइंट P पे, और कहीं इधर आ गए P डैश पर और इसका x डैश, y डैश और z कोऑर्डिनेट हो गया, तो हम लोग कहेंगे कि इसके कोऑर्डिनेट्स x और y चेंज हो गए, जबकि z कोऑर्डिनेट उसी तरह से है. तो इस तरह से ये मोशन इन टू डायमेंशन है. आइदर यह XY प्लेन में होगा, या YZ प्लेन में होगा, या ZX प्लेन में होगा. तो इस तरह से इसका उदाहरण यदि हम लोग देखें मोशन इन टू डायमेंशन का, किसी प्लेग्राउंड में फुटबॉल मैच
यदि हो रहा हो तो प्लेयर्स जो फुटबॉल मैच खेल रहे हैं तो फुटबॉल का जो मोशन है वो मोशन इन ए प्लेन होगा। इस तरह से हम लोग इसका एग्जांपल समझ सकते हैं। तीसरा अगर हम लोग देखते हैं मोशन इन 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है? तो मोशन इन स्पेस होगा जिसमें कि तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं, एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट चेंज यदि हो रहे हों किसी पार्टिकल के। मान लीजिए यहाँ स्पेस में, जिसको कि इस वाइट बोर्ड पर नहीं दिखाया जा सकता है, किसी स्पेस में यदि कोई पार्टिकल है और उसका जैसे मोशन ऑफ काइट, मोशन ऑफ काइट इन ए स्पेस, तो उसके मोशन को हम लोग 3 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। ऑल द कोऑर्डिनेट्स आर चेंजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स change with respect to with time, change with time with respect to a given frame of reference। एक दिए हुए फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए किसी पार्टिकल का मूवमेंट इस प्रकार हो कि उस पार्टिकल के सभी तीनों कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई और जेड टाइम के साथ चेंज हो रहे हों, तो उसके मोशन को हम लोग 3 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। अब नेचर, मोशन के नेचर के आधार पर भी गति को हम लोग बांटते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल कितनी तरह के मोशन हैं, इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। On the basis of nature of motion of particle, nature of motion of particle, पार्टिकल के मोशन के नेचर के आधार पर हम लोग इसको बांटते हैं। इसमें हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे पहले, स्थानांतरीय गति जिसको कहा जाता है ट्रांसलेशनल मोशन। इसमें क्या होगा कि पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र होगा और उसका मोशन जो है हम लोग ट्रांसलेशन मोशन कहेंगे। व्हेन ए पार्टिकल transfer from one point या वन पोजीशन लिखें, वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, one position to another position with respect to a given frame of reference with time with respect to a given frame of reference during its motion अपने मोशन के दौरान यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र हो रहा हो, देन इट्स मोशन इज़ ट्रांसलेशनल मोशन। तब इसकी गति को हम लोग देन इट्स मोशन इज ट्रांसलेशनल मोशन, स्थानांतरीय गति कहते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन में
जैसे हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मोशन ऑफ ए कार ऑन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट रोड, सीधी सड़क पर किसी कार की गति। मोशन ऑफ ए कार ऑन ए स्ट्रेट रोड, रोड सीधी होनी चाहिए, तो वो हो जाएगा ट्रांसलेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन क्या है? रोटेशनल मोशन, हालांकि इसको हम लोग आगे पुनः पढ़ेंगे, फिर पढ़ा जाएगा चैप्टर में, लेकिन अभी यहाँ ब्रीफली हम लोग इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। When a solid body rotates around an axis, जब कोई बॉडी when a solid body rotates around an axis, एक एक्सिस के अराउंड रोटेट करे, then its motion is called rotational motion. Then its motion is called rotational motion. जैसे सीलिंग फैन की जो गति है, एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं मोशन ऑफ सीलिंग फैन, मोशन ऑफ सीलिंग फैन। सीलिंग फैन की जो गति है वो क्या होगी? रोटेशनल मोशन होगी। एक थर्ड टाइप है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन भी हम लोग SHM में बढ़िया से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग if a body in a periodic motion, if a body in a periodic motion, पीरियाडिक मोशन क्या होता है? पीरियाडिक मोशन में कोई बॉडी इस तरह से मूव करता है कि वो अपने पथ को बार बार निश्चित समय अंतर में दोहराता है। जैसे सन के अराउंड अर्थ का मोशन, उसका पथ निश्चित है, अपने पथ को बार बार दोहराता है अर्थ एक निश्चित समय अंतराल में, एक डिफिनिट टाइम ऑफ इंटरवल में। तो इस तरह का मोशन जो होता है वो पीरियाडिक मोशन होता है। तो क्या कह रहा है कि इफ़ ए बॉडी इन ए पीरियाडिक मोशन मूव्स अलोंग द सेम पाथ, मूव्स along the same path, moves along the same path to and fro, to and fro, एक निश्चित बिंदु के इधर उधर, about a definite point, about a definite point, then the motion of the body is oscillatory motion. Then the motion of the body is oscillatory motion. इस तरह की यदि मोशन हो तो बॉडी का जो मोशन होगा वो ऑक्सीलेटरी मोशन होगा। जैसे पेंडुलम की गति, क्लॉक के पेंडुलम की गति, मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक, मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक, वॉल क्लॉक, वॉल क्लॉक के पेंडुलम की गति। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने इसको जाना। अब हम लोग अब इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आपसे अनुरोध है इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम अच्छे से वीडियो बना सकें।